ओके, तो हेमाटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा जिसे टीटीपी कहा जाता है और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जिसे एचयूएस कहा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों में कॉमन हैं और उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग, जो कि डीआईसी कहते हैं जिसे। डीआईसी पे मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब पहले तो टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। थ्रोम्बोटिक से मतलब कि आपके पास थ्रोम्बाई बन रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये है कि आपके पास प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं क्योंकि क्लॉट्स बन रहे हैं। प्लेटलेट्स से क्लॉट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स ख़त्म हो रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द क्लॉट्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, थ्रोम्बोटिक। कंजम्पटिव कोगुलोपैथी, परपरा, जब प्लेटलेट्स आपके पास कम होंगे तो ब्लीड होंगे क्योंकि प्लेटलेट्स सारे क्लॉट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये इसके नाम का मतलब है। अब ये होता क्यों है, क्या वजह होती है और इससे आगे क्या नुकसान होता है, सब हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक इडियोपैथिक कंडीशन है जिसका मालूम नहीं है कि ये क्यों होता है, लेकिन एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि फाइंड आउट की गई है। वो है ADAMTS13 की इनहिबिशन या ADAMTS13 की डेफिशिएंसी। ADAMTS13 है क्या चीज़? ADAMTS13 बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर को स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर में कन्वर्ट करता है, यानी कि वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की ब्रेक डाउन करता है। आपके पास ADAMTS13 वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की ब्रेक डाउन करता है। अब अगर आपके पास ADAMTS13 की डेफिशिएंसी है तो आपके पास वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की ब्रेकडाउन नहीं होगी और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर ब्लड में मौजूद होंगे। जब लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर ब्लड में मौजूद होते हैं तो जैसे कि हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी डिस्कस किया था ऑन द वॉन विल्ब्रेंड डेफिशिएंसी, कि वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो कि वेसल में तब अपीयर होता है जब वेसल की इंजरी होती है, यानी कि वेसल में इंजरी होती है तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर आता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लड लॉस ना हो फ्रॉम दैट साइट ऑफ इंजरी। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो प्लेटलेट्स को बुलाता है अपनी तरफ के प्लेटलेट्स आके वहाँ पे एग्रीगेट बना लें और वहाँ पे क्या होता है, एक क्लॉट बन जाता है। तो आपके पास इस तरह वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर के साथ प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं और एक क्लॉट बना लेते हैं। अब अगर आपके पास ADAMTS13 की डेफिशिएंसी होगी तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर के मॉलिक्यूल विदाउट एनी इंजरी ऑफ द वॉल ये ब्लड में मौजूद होंगे। जब ब्लड में वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होगा तो इवन इंजरी ना भी हो तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर प्लेटलेट्स के एग्रीगेट्स बनाता रहेगा, यानी कि इंजरी नहीं भी है लेकिन वॉन विल्ब्रेंड के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं क्योंकि ADAMTS13 नहीं है जो कि उसका ब्रेक डाउन करे, तो आपके पास ये एग्रीगेट्स बनते रहेंगे प्लेटलेट्स के। वो प्लेटलेट के एग्रीगेट्स जो हैं जब वो ब्लड में जमा होंगे तो आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम हो जाएंगे, कंजम्पटिव कोगुलोपैथी। अब जब जगह जगह आपके पास वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की वजह से इस तरह के क्लॉट्स बन रहे होंगे तो इस तरह आपके पास वेसल्स में क्लॉट्स मौजूद होंगे। तो ये अब जो क्लॉट्स हैं, अब जब हमारे पास आरबीसी रेड ब्लड सेल जब ऐसी सिचुएशन में गुजरता है, ऐसी वेसल में जिसमें आपके पास इस तरह के क्लॉट्स बने होते हैं, जब आरबीसी गुजरता है ऐसी जगह से तो आरबीसी को बहुत मुश्किल होती है ऐसी जगह से गुजरने से, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस टेढ़ी मेढ़ी शेप को हम कहते हैं शिस्टोसाइट, इसे कहते हैं शिस्टोसाइट। तो आपके पास आरबीसी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, स्क्वीज करता है थ्रू दीज क्लॉट्स, तो आपके पास क्या है, आरबीसी शिस्टोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन आपके पास हिमोलिसिस होता है, आरबीसी फट जाता है, आरबीसी ख़त्म हो जाता है, एनीमिया भी डेवलप हो सकता है क्योंकि आरबीसी के लिए गुजरने का रास्ता नहीं है क्योंकि क्लॉट्स इकट्ठे हुए होते हैं। अब जब प्लेटलेट्स कंज्यूम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है और परपरा डेवलप होते हैं। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा की और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसमें कैंसर, HIV, ड्रग्स लाइक टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रेल, साइक्लोस्पोरिन
और इंटरफेरॉन्स और इन चीज़ों की वजह से भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो ADAMTS13 की इनहिबिशन है, एब्सेंस है, डेफिशिएंसी है। ये कंजेनिटल भी हो सकती है ADAMTS13 डेफिशिएंसी, एक ऑटो इम्यून फिनोमेना भी हो सकता है जिसमें आपके पास एंटीबॉडीज अटैक करें, ADAMTS13 को ख़त्म कर दें, एंटीबॉडीज बने बॉडी में और वो ADAMTS13 को ख़त्म कर दें। ये भी एक वजह बन सकती है आपके पास थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा की। अब इसमें एक खास किस्म की पेंटार्ड पाया जाता है। वो पेंटार्ड क्या होता है? पेंटार्ड बेसिकली 5 क्लिनिकल ऐसे फीचर्स होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाएं तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स खत्म हो रहे हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, आरबीसी जब गुजरता है आरबीसी फट जाता है, हिमोलिसिस होता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस, हीमोलिटिक एनीमिया। अब जब ये क्लॉट्स जाके किडनी में फंसते हैं, जब ये किस तरह के क्लॉट्स किडनी में जाके जाते हैं तो ये किडनी को फेल करते हैं, रीनल फेलियर होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, यूरीमिया होता है, यूरीमिया किडनी फेलियर, यूरिया की एक्यूमुलेशन होती है ब्लड में विद फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दैट इज दिस पेंटार्ड, अगर आपको इस तरह का पेंटार्ड मिले तो दिस इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये तो सेम पिक्चर, इस तरह की पिक्चर आपको DIC में भी मिलती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग में भी मिलती है। लेकिन TTP और DIC में फ़र्क कैसे करेंगे आप? TTP और DIC में फ़र्क आप इस तरह करेंगे कि आप जब लैब्स मंगवाएंगे तो प्लेटलेट CBC करवाएंगे तो आपको प्लेटलेट्स कम मिलेंगे क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं। PT, APTT और फाइब्रिनोजन को देखना चाहेंगे तो ये नॉर्मल होंगे, अनलाइक DIC। इन DIC PT, APTT रेज्ड होते हैं, फाइब्रिनोजन कम होता है। इसकी क्या वजह है कि PT, APTT नॉर्मल है इसमें? अगर PT, APTT नॉर्मल हो तो ये TTP है, अगर PT, APTT रेज्ड हो तो ये DIC होता है। अब PT, APTT क्यों नॉर्मल होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में? वजह ये होती है कि आपके पास जो ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेट्स बन रहे होते हैं, ये प्लेटलेट के एग्रीगेट्स जो हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंज्यूम नहीं करते। ये प्लेटलेट के एग्रीगेट्स जो हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंज्यूम नहीं करते, कोगुलेशन कैस्केड नहीं चलती, फाइब्रिन डेपोजिशन ओवर दीज क्लॉट्स नहीं होती। हमने DIC में पढ़ा था कि जब DIC में प्लेटलेट्स कंज्यूम होते हैं तो वो प्लेटलेट्स कंज्यूम होने के बाद उनके ऊपर कोगुलेशन कैस्केड चलती है और आपके पास फाइब्रिन डेपोजिशन होती है। कोगुलेशन कैस्केड के एंड पे फाइब्रिन बनता है, वो डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, फाइब्रिनोजन ख़त्म हो जाता है क्योंकि सारा का सारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि फाइब्रिन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और वो डिग्रेड हो रहा होता है। फाइब्रिनोजन ख़त्म हो जाता है क्योंकि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ें TTP में नहीं होती। TTP में सिर्फ प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होते हैं, उन पे फाइब्रिन डिपोजिशन नहीं होती, कोगुलेशन कैस्केड नहीं चलती, क्लॉटिंग फैक्टर्स ख़त्म नहीं होते। इसलिए PT, APTT नॉर्मल होते हैं, फाइब्रिनोजन नॉर्मल होता है क्योंकि ये फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। INR नॉर्मल होगा क्योंकि PT नॉर्मल है। शिस्टोसाइट्स आप प्रिफरल स्मीयर करेंगे तो आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे क्योंकि RBCs जो हैं वो आपके पास स्क्वीज इन हो रहे हैं और वो शेप चेंज हो रही है उनकी। उसके अलावा आप RFTs कर सकते हैं टू सी यूरीमिया, CBC, ADAMTS13 के लेवल्स कर सकते हैं कि क्या मसला चल रहा है। तो ये हमारे पास सब कुछ था TTP के बारे। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लाज्मा फेरेसिस है। प्लाज्मा फेरेसिस में ये होता है कि आप पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड लेते हैं और उसमें से यूजुअली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि ADAMTS13 को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं उनको रिमूव कर लेते हैं और आपके पास तमाम के तमाम ब्लड को आप क्लियर कर लेते हैं फ्रॉम एंटीबॉडीज़, या इवन आप ब्लड में से ADAMTS13 की ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं कि ADAMTS13 आप पेशेंट को दे दें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट TTP और HUS में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीज़ों का फ़र्क है, बाकी प्रेजेंटेशन दोनों में मैकेनिज्म सेम ही होता है, इवन DIC में भी सेम होता है। HUS जो है हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये बच्चों में होता है। बच्चों में आपके पास क्लासिकल सिनेरियो ये होगा कि एक बच्चे को डायरिया हुआ था, इकोलाई वाला डायरिया हुआ था या शिगेला वाला डायरिया हुआ था और शिगेला के डायरिया के बाद अब वो रीनल फेलियर में जा रहा है, उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, उसके RBCs डाउन हो रहे हैं, HB डाउन हो रहा है, HB डाउन हो रहा हो, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हों और रीनल फेलियर RFTs डिरेंज होना शुरू हो जाएं आफ्टर एपिसोड ऑफ डायरिया,
दिस इज HUS। अगर आपके पास शीगा लाइक टॉक्सिन या इकोलाई की वजह से डायरिया हुआ और पेशेंट को यूरीमिया हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए, क्रेटिनिन ऊपर जाना शुरू हो जाए, यूरिया का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाए, दैट यूरीमिया हो जाए, हीमोलिटिक एनीमिया, सेम मैकेनिज्म, प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स, आरबीसीज गुजरते हैं, फट जाते हैं, शेप चेंज हो जाती है, हीमोलिटिक एनीमिया, प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स बनते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सेम मैकेनिज्म। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो एक्स्ट्रा दो बातें हैं, फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती है HUS में। अगर यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और फीवर होता तो ये TTP होता, ये HUS ना होता। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। बाकी दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, सिर्फ फीवर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है इस साइड पे। ट्रीटमेंट ये होता है कि माइल्ड केसेस खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है इलनेस। अगर सेवियर केस हो तो आपको प्लाज्मा फेरेसिस करना पड़ता है, जस्ट लाइक TTP। जिस तरह आप वहाँ पे TTP में प्लाज्मा फेरेसिस कर रहे थे, आप यहाँ पे भी प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट को डायरिया है, शिगेला लाइक डायरिया है, आप ब्लडी डायरिया है, आपको तो दिमाग में डिसेंट्री आएगा, आप डिसेंट्री के लिए एंटीबायोटिक्स दे दोगे, पेशेंट और ज़्यादा हीमोलिटिक एनीमिया, और ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और ज़्यादा यूरीमिया डेवलप करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, जब आपने एंटीबायोटिक्स दी तो वो टॉक्सिन्स, ये जो इकोलाई का टॉक्सिन है, शीगा लाइक टॉक्सिन है, ये और ज़्यादा ब्लड में रिलीज़ होगा। ये जब और ज़्यादा ब्लड में रिलीज़ होगा और प्लेटलेट एग्रीगेट्स बनेंगे और हीमोलिटिक एनीमिया होगा। डू नॉट गिव एंटीबायोटिक्स, नेवर गिव एंटीबायोटिक्स इन HUS। एंड डू नॉट ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स अगर आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ये बात दोनों में सेम है, आपने प्लेटलेट्स इसमें TTP में भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं करने। क्यों? क्योंकि आप अगर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, दोबारा एग्रीगेट्स बनेंगे, दोबारा क्लॉट्स बनेंगे, और दोबारा क्लॉट्स बनने की वजह से और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी। तो आपने प्लेटलेट्स नहीं देने और HUS में आपने एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। ट्रीटमेंट प्लाज्मा फेरेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट TTP एंड HUS। अगर आप डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग को समझना चाहते हैं तो उसका वो वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो भी तकरीबन सेम है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज़ ऑन हेमाटोलॉजी सीरीज़। थैंक यू वेरी मच।